1947 में पाकिस्तान इंडिया से अलग होकर एक देश बना और तब से लेकर 2017 तक पाकिस्तान के 18 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अजीब बात यह है कि उनमें से एक भी प्रधानमंत्री अपनी 5 साल की टर्म पूरी नहीं कर पाया। किसी की असैसिनेशन कर दी गई, किसी को फांसी पे लटका दिया गया उन्हीं के आर्मी जनरल द्वारा। बाकी वेरियस कारणों की वजह से अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए। पाकिस्तान के अब पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी इस प्रथा को निभाते हुए एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसकी वजह से उनको अपने टेन्योर से पहले कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। यहाँ थोड़ी फिलोसफिकल बात करूँगा। केओस थ्योरी जो एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, उसका एक पार्ट है द बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट ये कहता है कि एक छोटा सा परिवर्तन, एक माइन्यूट चेंज, एक बहुत ही बड़े इवेंट को जन्म दे सकता है। अ सिंगल अकरेंस नो मैटर हाउ स्मॉल कैन चेंज द कोर्स ऑफ द एंटायर यूनिवर्स फॉरएवर। पनामा पेपर्स लीक के समय किसी ने शायद ही सोचा होगा कि एक इवेंट पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में हलचल ला सकता है। नवाज शरीफ की रेजिग्नेशन का असर सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरे रीजन में महसूस किया जाएगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलट होता है तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच के टेंशन्स और बढ़ सकते हैं। मेरा नाम है प्रशांत धवन, मैं आपका स्टडी IQ में स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री कह लीजिए नवाज शरीफ ने रिज़ाइन किया क्यों, आखिर उसके पीछे वजह क्या थी। फिर बात करेंगे क्या इसमें पनामा पेपर्स लीक का रोल था, अगर था भी तो क्या था। और सिंस अब पाकिस्तान के PM ने रेजिग्नेशन दे दी है, उससे पाकिस्तान के भविष्य पे क्या असर होगा उसका, और CPEC पे क्या असर होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्या उसमें भी अब कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इन द फ्यूचर। वी विल डिस्कस दैट इन डेप्थ। और ऑफ कोर्स इंडिया पर इस सब का क्या असर होगा, एडवर्स इम्पैक्ट होगा या एक अच्छा असर हो सकता है। वी विल डिस्कस ऑल दी एस्पेक्ट्स। पहले डिस्कस करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। जो लोग न्यूज़ इतना फॉलो नहीं कर रहे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया है कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से। मतलब कि अब नवाज शरीफ, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसके बाद नवाज शरीफ कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर पाएंगे, चाहे वो होम मिनिस्टर का हो, फाइनेंस मिनिस्टर का हो, कोई भी नहीं। अब ये जो डिसीजन लिया है ये पनामा पेपर्स केस में लिया है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने। अभी मैं समझाऊंगा क्या हुआ था इस सब में। अब देखो, नवाज शरीफ बिलोंग करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, ये एक पार्टी है वहाँ पर। अभी पाकिस्तान में 2 मेन पार्टी हैं, एक तो इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ और दूसरी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। उसके अलावा PPP भी थी, बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी, वो इतना अब अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रही। नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग को हेड करते हैं। अब सीधी सी बात है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो इसी पार्टी से कोई ना कोई एक और व्यक्ति आएंगे जो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर की सीट संभालेंगे। तो नवाज शरीफ प्रधानमंत्री नहीं रहे और कल को होम मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, कोई भी पब्लिक ऑफिस पाकिस्तान में वो होल्ड नहीं कर पाएंगे। अब सवाल यही बनता है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इतनी कड़ी सज़ा नवाज शरीफ को क्यों सुनाई। देखो, ये रैमिफिकेशंस है पनामा पेपर लीक के। भी समझाऊंगा ये लीक क्या थी, क्या नवाज शरीफ ने क्या किया और कोर्ट ने क्यों उनको सज़ा दी, सब अच्छे डिस्कस करेंगे। तो देखो, इन पेपर्स में पता लगा कि नवाज शरीफ के जो बच्चे हैं उनके वाले 4 बच्चे हैं, उनमें से 3 जो हैं उनकी लंदन में बहुत ही पॉश एरिया में प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी खरीदी गई है ऑफशोर कंपनीज द्वारा। ये बताऊंगा अभी, सब आराम से सब क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी ये खरीदी थी 1990s में। उस समय इनके जो बच्चे थे वो माइनर्स थे, मतलब कि 18 साल या 16 साल, जो भी माइनर की डेफिनेशन है वहाँ पर, 18 साल से कम उम्र के थे। तो मतलब कि ये सारी परचेज, सीधी सी बात है, उनके बच्चों ने करी नहीं होगी उस वक्त, ये नवाज शरीफ ने ही करी है थ्रू ऑफशोर कंपनीज। तो यहाँ पर शक आगे बनता गया और एक GIT फॉर्म में, ये पूरा आपको बताऊंगा अभी टाइमलाइन के हिसाब से। तो उसकी वजह से नवाज शरीफ को ये पनिशमेंट मिली। अब बात करते हैं ऑफशोर कंपनीज क्या होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि टैक्स हेवन्स क्या होते हैं, ऑफशोर कॉरपोरेशंस क्या होती हैं। एग्जाम्पल से आराम से समझेंगे ताकि पूरा आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इमेजिन करो एक बिजनेसमैन है, उनका नाम हम रख देते हैं मिस्टर ग्रीड, ठीक है, मिस्टर लालच। अब मिस्टर ग्रीड की एक कंपनी है जो, ये सब हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं ऑफ कोर्स, जो $1000 का रेवेन्यू कमाती है हर साल। ऑलराइट, अब रेवेन्यू है $1000 और इसमें उसका, अब ये हम ये नहीं कह रहे मिस्टर ग्रीड किसी सर्टन देश के हैं। मान लो कोई भी एक हाइपोथेटिकल कोई भी एक कंट्री, मान लो इमेजिनरी कंट्री है,
वहाँ पर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है 30%। तो $1000 पर $300 उनका लग गया कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। अब तो उनकी नेट इनकम बच जाती है $700। अब मिस्टर ग्रीड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो मिस्टर ग्रीड क्या करेंगे, वो $1000 का जो रेवेन्यू था उसमें से $900 किसी ऑफशोर कॉरपोरेशन जो है पनामा में, वहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगे। ऑफशोर कॉरपोरेशन बेसिकली, ऑफशोर यही होता है, आपके देश से बाहर की एक कोई कंपनी है और वहाँ पर आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो। अब ये इन्वेस्टमेंट क्यों की जाएगी, देखो जो इन्वेस्टेड मनी होगा वो उनके बिजनेस में, बिजनेस एक्सपेंसेस में वो दिखाएंगे, ठीक है। अपनी जो इनकम स्टेटमेंट होगी, मिस्टर ग्रीड वहाँ पर बिजनेस एक्सपेंसेस में दिखाएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट $900 की। तो पहले उनको टैक्स देना पड़ रहा था $300 क्योंकि 1000 पे लग रहा था 30%। अब वही लगेगा 100 पे, ठीक है, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंसेस पे टैक्स नहीं लगता, यहाँ पे वो बच जाएंगे। तो सिर्फ अब $100 बचेंगे, उसमें से सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा उनको $30। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि पनामा ही क्यों, पनामा में ही ऐसी ऑफशोर कंपनीज क्यों हैं जहाँ पर आदमी आराम से टैक्स से बचने के लिए कोट एंड कोट इन्वेस्टमेंट, छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट कर सकता है और वहाँ पे उसे टैक्स बच जाएगा। देखो जब हम टैक्स हेवंस की बात करते हैं उसमें पनामा अकेला नाम नहीं है, बहुत सारे टैक्स हेवंस हैं। इसमें सबसे फेमस है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, और फिर है बहामास, पनामा भी है, सियचलिस, और ये समोआ में भी बहुत होता है। तो बेसिकली यहाँ पर इन देशों में ये सब चीज़ें आराम से इसलिए कर पाते हैं लोग क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनके रूल्स इस तरीके के हैं कि कोई ज़रा जांच पड़ताल नहीं होती। अब आपको थोड़ा और एक सरल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने घर में रहता है और वो अपने घर में उसके पास एक पिगी बैंक है। रोज़ वो अपने पिगी बैंक में ₹1 डालता है। अब वो जो पिगी बैंक है उसके पापा उसकी उस पिगी बैंक पे काफ़ी नज़र रखते हैं कि वो कितने वहाँ पे डाल रहा है। ऑलराइट, बच्चे को ये बात पसंद नहीं आती, तो बच्चा क्या करता है, अपने दोस्त से पूछता है कि मैं तेरे घर में अपना पिगी बैंक रख लूँ क्योंकि तेरे पापा देखते नहीं है कि मैं पिगी बैंक में, कि तू पिगी बैंक में कितने पैसे डाल रहा है, ठीक है। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पिगी बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं, कौन निकाल रहा है, कौन डाल रहा है। अब ये भी हो सकता है कि जो दूसरा घर है वहाँ के जो पापा हैं वो जानबूझकर ऐसे कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि और बच्चे यहाँ पर अपना पिगी बैंक रखने के लिए आए। ऑलराइट, तो क्या करेगा ये वाला लड़का, ये अपना पिगी बैंक यहाँ से, इस घर से यहाँ पर रख देगा, ठीक है। अब जो यहाँ के जो फादर थे उसको कोई आइडिया नहीं है कि ये जो पैसे थे वो कहाँ चले गए, ठीक है, तो यहाँ पर रख दिए गए हैं। और जो यहाँ के फादर हैं उनको कोई परवाह नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे सिंबॉलिक तरीके से बता रहा हूँ, जो फादर कोट एंड कोट फादर हैं वो गवर्नमेंट्स हैं। और ये टैक्स हेवन्स जो है इसीलिए ही मशहूर है क्योंकि यहाँ की जो सरकारें हैं वहाँ के रूल्स ऐसे हैं कि वो इतना पूछते नहीं है कि ये पैसा कहाँ से आया है, ये कॉरपोरेशन क्यों बन रही है। अब उसके पीछे भी एक रीज़न है काफ़ी इंटरेस्टिंग, आपको सब बताऊंगा। तो अभी के लिए ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर लो, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे मैंने नोट्स तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। तो जिन कंट्रीज़ की हम बात कर रहे थे, पनामा और समोआ वगैरह जो मैंने आपको दिखाए थे टैक्स हेवन्स, वहाँ पर पहली बात तो वीक रेगुलेशंस होती हैं और कोई वहाँ पे ऐसे रूल्स उन्होंने बना रखे होते हैं जिसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप एक कॉरपोरेशन बनाओ अपने असली नाम से, आप नकली नाम से, या फिर ये डिस्क्लोज़ करे बगैर कि आप हो कौन अपनी एक कॉरपोरेशन खोल सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर फिर आती है मोज़ैक फोनसेका जैसी कंपनीज। मोज़ैक फोनसेका एक पनामा बेस्ड लॉ फर्म है जो ये काम करती है। मान लो इंडिया में कोई आदमी है, जैसे मिस्टर ग्रीड मान लो, उसको अपने $900 पनामा में इन्वेस्ट करने हैं। अब सीधी सी बात है, वो पनामा में अपने किसी दोस्त वोस्त को जानता नहीं होगा कि मेरे पैसे वहाँ पे किसी कॉरपोरेशन में इन्वेस्ट करवा दो। वो मोज़ैक फोनसेका को फ़ोन करेगा, इनको बोलेगा कि वहाँ पे पनामा में एक नकली सी कॉरपोरेशन बना दो जिसको शेल कंपनीज कहेंगे हम, वहाँ पे मेरे $900 इन्वेस्ट करा दो। तो पनामा बेस्ड ये जो मोज़ैक फोनसेका है अपनी एक साल की एक फ़ीस लेती है उसके लिए, और पूरा पेपर वर्क, पूरा सब कुछ तैयार करके उनको एक टैक्स हेवन दे देती है, एक ऐसी जगह जहाँ पे वो टैक्स से बच सके, ठीक है। तो शेल कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा था, शेल कंपनीज बेसिकली एक नकली सी खोखली सी कंपनी होती है जो कुछ बिजनेस नहीं करती, जहाँ पे सिर्फ एसेट्स होल्ड किए जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि मिस्टर ग्रीड के जो पैसे थे $900 वो पनामा में
एक ऐसी कोई झूठ मूठ सी नाम की कंपनी बना देंगे, मतलब पेपर वर्क पूरा होगा मगर उसमें कोई कंपनी वाली कोई फीचर होंगे नहीं, कुछ वहाँ पे कुछ कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी, सीईओ बस नाम का होगा, सब कुछ बस नाम का होगा, ठीक है। तो एक कंपनी सी बना दी जाएगी और वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बैठे रहेंगे। आप कहोगे ठीक है इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे बैठ गई, टैक्स से बच गया, मगर वो ये पैसा खर्चेगा कैसे? एंड गोल तो यही है ना कि इस पैसे को खर्चना है। देखो उसके भी तरीके होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके बताते हैं इसके कि अगर एक बार आपने शेल कंपनी खोल दी, उसमें आपने पैसे डाल दिए, फिर वो शेल कंपनी किसी और को लोन दे सकती है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ग्रीड को बाद में स्विट्ज़रलैंड में कहीं छुट्टियां मनाने के लिए जाना है, तो उसको फंड कर सकती है वो कंपनी, और जिस रिजॉर्ट में वो रुके हुए हैं उसको एक लोन दे सकती है, एनोनिमस लोन दे सकती है। कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती है ये कंपनी अपने एसेट्स बढ़ाने के लिए, लंदन में प्रॉपर्टी खरीद ली, फिर वो प्रॉपर्टी को लोन पे दे दिया आगे। बहुत तरीके होते हैं। इस तरीके से आप टैक्स से ही बच सकते हो और इवेंचुअली आप जो अपना पैसा आपने पनामा या कहीं भी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में आपने सेफ जगह पे रखा हुआ है, वहाँ पे आप उसको स्पेंड भी कर सकते हो। सो ये पूरा फंडा है इसका। अब यहाँ पे हमको देखना होगा कि नवाज शरीफ कैसे आते हैं। अच्छा, आपको याद होगा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ के जो बच्चे हैं, उनके 4 बच्चे, उनमें से 3 बच्चों की लंदन में प्रॉपर्टी है, बहुत ही पॉश एरिया में, और वो प्रॉपर्टी खरीदी गई है ऑफशोर कंपनीज द्वारा। अब आप समझ गए ऑफशोर कंपनीज क्या होती हैं और उसके थ्रू उन्होंने प्रॉपर्टी कैसे खरीदी होगी। अब आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका है। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि उस समय उनके जो बच्चे थे वो माइनर्स थे, तो ये तो हो नहीं सकता कि उस उम्र में कोई इतना ज़्यादा एक्टिव हो, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो कि उसको ऑफशोर कंपनीज कैसे काम करती है सब समझ में आ जाए, लंदन में प्रॉपर्टीज ले ले वो। तो सीधी सी बात है, नवाज शरीफ ने ही किया होगा ये। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर हमको ये कैसे पता लगा कि नवाज शरीफ के जो बच्चे हैं उनकी इतनी प्रॉपर्टी है लंदन में और नवाज शरीफ ने किया था? हाउ डू वी नो अबाउट ऑल दिस? तो यहाँ पे आती हैं पनामा पेपर लीक, ठीक है। अब इस पर बात करते हैं। अच्छा, आप समझाता हूँ पनामा पेपर्स लीक क्या है। देखो, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि पनामा में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और भी समूह और जगह है, वहाँ पर ऑफशोर कंपनीज होती है, शेल कंपनीज कह लीजिए। अब वहाँ पर सब कुछ आराम से चल रहा था, सब कुछ, किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों को पता था, मगर आम लोगों को कुछ नहीं, इसका कुछ आइडिया नहीं था, कुछ सबूत नहीं था कि वहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। बहुत ही लंबे समय से लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, वहाँ पे टैक्स से बच रहे थे। तो अचानक से क्या हुआ, एक दिन एक एनोनिमस आदमी, किसी को नहीं पता वो कौन था, उसने एक जर्मन न्यूज़पेपर को फ़ोन किया और उसने कहा मेरे पास मोज़ैक फ़ोनसेका, मैंने आपको बताया ना कि पनामा या और जगह आपको अगर ऑफशोर कंपनी कोई खोलनी है, एक शेल कंपनी खोलनी है, तो उसके लिए लोग मोज़ैक फ़ोनसेका को कांटेक्ट करते हैं। ये सारा पेपर वर्क वगैरह सब तैयार करके रखते हैं। तो इनका जो डेटा था उस एक आदमी ने कहीं से उसको मिल गया और उसने वो सारा डेटा जर्नलिस्ट को भेज दिया कि लो। और ये एक बहुत ही बड़ी लीक थी। सडनली दुनिया के सामने ये बात खुलकर आ गई कि आखिर अमीर लोग अपने पैसे को कहाँ छुपाते हैं, टैक्स से कैसे बचते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करते हैं, और कई चीज़ें जो किताबों में लोग पढ़ते थे, कभी कभी कुछ नॉवल में पढ़ ली, वो अचानक से रियलिटी बन के उनके सामने खड़ी हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोग इस बात से चौंक गए कि सिर्फ बिजनेसमैन यहाँ पे या कोई एक्टर नहीं, बहुत बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं वर्ल्ड के, उनके भी पैसे यहाँ पे छुपे हुए थे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ, हालांकि मैं ये बता दूं नवाज शरीफ का नाम डायरेक्टली पनामा पेपर्स में कहीं भी नहीं है, उनके बच्चों का है, मगर ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बता दिया कि उस समय वो छोटे थे, ठीक है। फिर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भी है, इनके $2 बिलियन मिले पनामा पेपर लीक में। अब रशियन प्रेसिडेंट की ये जो इमेज है वो काफ़ी पॉजिटिव है पूरी दुनिया में, क्योंकि वो अमेरिका के सामने खड़े होते हैं और काफ़ी ब्रेव दिखते हैं और काफ़ी फ्लैम्बॉयंट उनकी पर्सनैलिटी है। मगर आप अगर उनके बारे में पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज़ के काफ़ी उन पर करप्शन के चार्जेस भी हैं। और यहाँ पे जो ये पनामा पेपर्स लीक में उनका नाम सामने आया, अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उससे बच नहीं पाए, मगर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कम्प्लीटली उन्होंने ये जो पूरी न्यूज़ थी इसको रशिया में फैलने नहीं दिया। तो कहीं भी ये न्यूज़ वहाँ पर उन्होंने लोगों तक पहुँचने नहीं दी और बेसिकली ये जो पूरी बात थी दब के रह गई। मगर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा था यहाँ पे ऑफशोर कंपनीज में। उसके अलावा इराकी वाइस प्रेसिडेंट हैं अयाद अलावी, उनका भी था। यूक्रेन के पुराने प्रेसिडेंट हैं पीटर पोरोशेंको, उनके भी वहाँ पर खाते मिले, तो उनके भी वहाँ पे कंपनीज मिली। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून के फादर का भी इसमें नाम आया। तो इससे हमको ये पता लगा कि वर्ल्ड लीडर्स भी टैक्स से बचने के लिए मोज़ैक फ़ोनसेका जैसी कंपनीज का इस्तेमाल करते हैं।
अब मैं आपको यहाँ पे टाइमलाइन दिखा देता हूँ जिसमें आपको पता लगेगा कि आखिर नवाज शरीफ किस तरीके से फंसे। 4 अप्रैल 2016 को पनामा पेपर्स लीक होते हैं। उसमें नवाज शरीफ का नाम नहीं आता मगर उनकी एक बेटी और 2 लड़कों का नाम आता है कि उनकी ऑफशोर कंपनीज थी और उन्होंने ये शेल कंपनीज बना रखी थी। उससे उन्होंने लंदन में बहुत ही एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ खरीदी है। और फिर इसी के चलते ऑपोजिशन पार्टीज़, प्राइमरीली इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ, नवाज शरीफ पे अटैक करना शुरू कर देती हैं कि आपने ये कैसे होने दिया और आपको इस पे इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। तो 5 अप्रैल 2016 को नवाज शरीफ एक जुडिशल कमेटी सेटअप करते हैं मगर ऑपोजिशन को ये काफ़ी नहीं लगता, वो ये आइडिया रिजेक्ट कर देते हैं। फिर बहुत ही बड़ा टर्न ऑफ इवेंट तब होता है जब 1 नवंबर 2016 को पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिसाइड करता है कि इस केस को परस्यू किया जाएगा। उसके बाद नवाज शरीफ की जो बेटी हैं, उनके जो 2 लड़के हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मीडिया में पूरा खुल के बात आ गई और उनको जस्टिफाई करना पड़ा कि किस तरीके से उनके पास ये प्रॉपर्टीज़ आई है। मगर काफ़ी हद तक लॉयर्स ने वो कवर कर दिया था। नवाज शरीफ किसी और जगह फंस गए। बेसिकली जब एक JIT बिठाई सुप्रीम कोर्ट ने, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, इस पूरे केस को स्टडी करने के लिए, तो इस पूरी स्टडी में यहाँ पर जो पनामा पेपर्स है उससे रिलेटेड कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे नवाज शरीफ को नेल किया जा सके, बल्कि उससे रिलेटेड एक और चीज़ मिल गई थी जो बाद में नवाज शरीफ के लिए खतरनाक बन गई। वो मैं आपको बताता हूँ क्या। अब देखो, वैसे हमारे जानने के लिए इतना, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी आपको बता रहा हूँ कि पनामा पेपर्स लीक में कुछ ऐसा नहीं था जिससे नवाज शरीफ को रिज़ाइन करना पड़ा। बेसिकली पनामा पेपर्स लीक की जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट को उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगा कि UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में नवाज शरीफ के बेटे की एक कंपनी थी जहां पर नवाज शरीफ भी एक, मतलब आप कह लीजिए ऑनरेरी पोजीशन थी उनकी वहां पर। और नवाज शरीफ की जस्टिफिकेशन ये थी कि जब उनको पाकिस्तान से एग्जाइल किया गया था परवेज़ मुशर्रफ द्वारा, तो वहाँ पर UAE में उनको रहने के लिए उनको ये करना पड़ा। और एक उन्होंने बहुत ही लीगल एक पॉइंट उठाया इसके पीछे। तो क्या हुआ कि उस कंपनी से नवाज शरीफ को सैलरी आती रही 2014 तक। 2014 में नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन चुके थे और उन्होंने इस सैलरी के बारे में किसी को बताया नहीं, ठीक है। अपनी इनकम स्टेटमेंट में उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि इस कंपनी में उनकी एक ऑनरेरी पोजीशन है और उनको यहाँ से सैलरी भी आती है। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में पता लगा, उन्होंने कहा कि ये डिसऑनेस्टी में आता है और नवाज शरीफ को अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना होगा और कोई भी पब्लिक ऑफिस में वो पोस्ट जो है वो अब नहीं रख सकते अपने पास। तो यहाँ से हमको पता लगता है कि नवाज शरीफ किस तरीके से वो फंस गए और उनको रिज़ाइन करना पड़ा। बेसिकली बात पनामा पेपर से शुरू हुई मगर जो एंड था वो पनामा पेपर्स के थ्रू नहीं, किसी और चीज़ के थ्रू हुआ। खैर, इन्वेस्टिगेशन तो पनामा पेपर से शुरू हो ही गई थी। अब हालांकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एक्सेप्ट कर लिया सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। उनकी पार्टी के लोगों ने ये ज़रूर कहा कि बहुत ही ऑड है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही छोटे से कारण की वजह से, कि आपने एक कंपनी से आपको सैलरी आती है, आपने डिस्क्लोज नहीं किया, ये डिसऑनेस्टी में आता है, तो आपको अपनी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट छोड़नी होगी। इतनी छोटी सी वजह के लिए इतनी बड़ी पनिशमेंट दी नवाज शरीफ को। तो यहाँ पे उन्होंने हिंट ये भी दिया कि शायद इसके पीछे पाकिस्तान की आर्मी का हाथ भी हो सकता है, जो ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ अब पावर में रहे। इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, पिछले 1 साल में नवाज शरीफ ने बहुत ही अग्रेसिवली पाकिस्तानी आर्मी को परस्यू किया कि वो जो टेरर कैंप्स है पाकिस्तान में उनके खिलाफ काम करे। और ये भी सोर्सेज बताते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के अंदर ही बहुत सारे लोग थे वो ये करना नहीं चाहते थे। तो इवेंचुअली ये भी एक थ्योरी बन के आ रही है कि शायद पाकिस्तानी आर्मी ने फ्रेम किया है नवाज शरीफ को इस तरीके से कि वो रिज़ाइन कर दे। और ये खैर इन द फ्यूचर देखने को ही मिलेगा कि, और इससे ये भी हो सकता है कि आने वाले भविष्य में 1 या 2 साल में पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलट हो जाए और आर्मी फिर से टेक ओवर कर ले। क्योंकि अब लोगों का जो विश्वास है सिविलियन गवर्नमेंट पे वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। लोगों को लगता है कि सिविलियन गवर्नमेंट करप्ट है और उन्होंने गलत काम किया। तो अब ये सब होने की वजह से आर्मी के आने के लिए फुल ग्राउंड बन जाता है। तो अब ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान में आर्मी फिर से आती है या नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान के फ्यूचर का क्या होगा। देखिए, पाकिस्तान का फ्यूचर इमीडिएटली खतरे में तो नहीं है, मगर सिंस एक तख्ता पलट हो जाता है पाकिस्तान में
तो उससे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को थोड़ा बहुत झटका लगेगा। हालांकि पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर सीधा एक चाइनीज़ फंडिंग का एक प्रोजेक्ट है, जहाँ पे चाइनीज़ वर्कर्स और पाकिस्तानी वर्कर्स काम करेंगे ताकि एक नेटवर्क बनाया जा सके रेलवे और सड़कों का। मगर एक कू से ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स का जो विश्वास है पाकिस्तान पर एज एन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री, वो ज़रूर डगमगाएगा। तो सीपैक पे ओवरऑल हालांकि कुछ इतना असर तो नहीं पड़ेगा, मगर सीपैक जो पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकती थी उस पर फ़र्क पड़ सकता है अगर नवाज शरीफ की रेजिग्नेशन के बाद आर्मी पाकिस्तान में टेक ओवर कर लेती है। अब इस सबसे इंडिया क्या सीख सकता है? देखिए, बहुत सारे इंडियंस का नाम भी आया था पनामा पेपर लीक में। कई एक्टर्स थे, कई पॉलिटिशियंस थे, कई इंडस्ट्रियलिस्ट थे। अभी तक कुछ साबित तो हुआ नहीं है, तो उनका नाम लेना ठीक नहीं है। मगर जिनका भी नाम आया है, उनके जो भी ऑफशोर कंपनीज़ हैं, जो भी शेल कंपनीज़ हैं, उन पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जैसे पाकिस्तान में हुई थी। अब यहाँ पर एक और पहलू ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि करप्शन पे क्रैकडाउन हो रहा है और उसकी वजह से वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई है। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की फैमिली के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी है। मगर तब भी इंडिया को ये सीखना चाहिए कि पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल लोगों की इन्वेस्टिगेशन हुई, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कोई इसमें रिजर्वेशन नहीं दिखाई। और इंडिया में ऐसा कल्चर हमको कम दिखता है कि जो हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस होते हैं या बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनके ऊपर इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन हो। सो होपफुली इंडिया में भी जो पनामा पेपर्स लोगों का जो नाम आया था, उन पर भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी इसके बाद। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, ऑन व्हाट्सएप, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। गुड लक विद योर स्टडीज़ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।